हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के तीसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो मतलब ये उत्तराखंड पीसीएस का जो वीडियो चल रहे हैं, तो इसमें हम टेस्ट नंबर 3 पर आ गए हैं। फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। चैनल का नाम मैंने आपको बताया @रिसोर्स यूपीपीएससी। आप टेलीग्राम या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। यूपीपीसीएस की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे 100+ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। प्लस उत्तराखंड के मैं अपलोड कर रही हूँ डे बाई डे। एक दिन में 2 भी हो जाते हैं क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे पीटी में। इसके बाद में मैं बीपीएससी के टेस्ट पेपर भी अपलोड करूंगी, ठीक है। तो चलो तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा टेस्ट पेपर जो है वो राज्य व्यवस्था से संबंधित है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 361 ख, सी अनुच्छेद 371 का एंड डी अनुच्छेद 375। ठीक है, तो भाषा आपने समझ लिया, हिंदी का है उपबंधों के अधीन। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर बात करें तो कंटिन्यूटिंग टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स, अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल सब्जेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो मतलब कि फैक्ट है वो दिए गए हैं, तो हमें बताना है। अगर बात करें यहाँ पर हम 371, तो आपका ये 371 का आपका नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के विषय में संबंधित है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा से संबंधित है। अनुच्छेद 361 खा मतलब 361 खा की बात करें तो लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहरता है। तो इस तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल हो जाएगा वो 375, ठीक है, 375, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम समझते हैं तो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, क्योंकि इसके बारे में भी बता दिया गया, इसके बारे में भी, इसके बारे में, इस तीनों जो तीन ये आपके फैक्ट हैं, इनके बारे में भी उसमें पीडीएफ में बताया गया। मैं आंसर की पीडीएफ भेजती हूँ। प्लस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपको बताया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं तैयार होता है, एक के साथ में 3 आपके लगातार अलग से और तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से किन 2 शहरों में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई। ऑप्शन है मद्रास और बॉम्बे, बी कलकत्ता और बनारस, सी बेंगलोर और दिल्ली, एंड डी मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, तो ये बेंगलोर नाम तो अभी आपका आया है, पहले मद्रास ही था, और मद्रास के बाद में आपका कुछ और भी नाम थे, मैसूर था, है ना। बेंगलोर तो ये बाद में बदला गया, तो ये तो फिलहाल वैसे ही आप कट करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, बनारस भी कम ही था, पहले ये सब आपका अवध क्षेत्र और संयुक्त प्रांत के विषय में बात होती थी। बात करें तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट्स था। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 शहरों में गवर्नर परिषदें स्थापित की गई, तो वो आपका मद्रास और बॉम्बे है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, सेकेंड है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एमएन राय ने रखा, जो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। थर्ड कह रहे कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया। तो ऑप्शन दिया गया कि इनमें से कौन सा कूट सही ऑप्शन है, केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया था। राज्य चिन्ह जो सारनाथ वाराणसी में अशोक स्तंभ से लिया गया था भारत सरकार द्वारा, 26 जनवरी 1950 को मतलब कि अपनाया गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सा कथन गलत है, तो थर्ड गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 26 जनवरी दिया है जबकि 24 जनवरी होना चाहिए था। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर, और गलत ही पूछा है इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत है, बट क्योंकि गलत पूछा तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सन 1938 में यह घोषणा किसने की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहेगा। बात हो रही सन 1938 के विषय में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण,
तो ऑप्शन ए आगा खान, बी एम एन रॉय, सी महात्मा गांधी एंड डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात हुई तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नेहरू की इस मांग की अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो बात अगर करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984, 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 एंड डी 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही साल में दोनों हैं, बट इसका मतलब संविधान संशोधन की नंबरिंग का फर्क है। बात करें तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का 6 सही हो जाता है और ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये एक बार का नहीं है, ये यूपी पीसीएस में कम से कम 20 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है और उत्तराखंड में भी पूछा ही जाता है। अगर आप घटना चक्र पढ़ते होंगे तो उसमें ईयर दे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नहीं है तथा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है गोवा तथा 1990, बी पुदुचेरी तथा 1969 यानी 1969, सी कर्नाटक तथा 2018 एंड डी महाराष्ट्र तथा 1986 यानी 1986। अब यहाँ पर हम बात करें अगर महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण की तो पुदुचेरी तथा 1969 इससे संबंधित है। ठीक है, पुदुचेरी 1969 से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर कर्नाटक, तो सारी चीज़ें आपकी ईयर वाइज दी गई हुई हैं, आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना और फिर अपना और समझ लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सारे ऑप्शन मैं इसलिए बोल देती हूँ देखने को क्योंकि इनमें से भी कोई अगर आगे पीछे घुमाकर पूछ लेता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। बाकी आपकी मर्जी है, वैसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक के साथ में कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची का क्वेश्चन दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है सूची फर्स्ट में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय विद्यालय और सूची सेकंड में उसके संस्थापक है। आपको पता है कि यूपीएससी में भी इस बार संस्थापक के विषय में पूछा था, पहले भी पूछता रहा है। दूसरी बात यूपी पीसीएस में तो खूब पूछते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि उत्तराखंड का टेस्ट पेपर है तो यूपी पीसीएस में नहीं पूछते, यूपी पीसीएस में तो बहुत दबा के पूछते हैं। तो देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कह रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तारिक अनवर, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानवेंद्र नाथ राय, सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पीए संगमा एंड डी नेशनल पीपुल्स पार्टी दिनसा वाचा। अब हमें इनको मिलान करना और बताना है कि इसमें से क्या आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर बात करें यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसके जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे मानवेंद्र नाथ। अगर आपने कहीं इनका नाम सुना होगा पहले, तो इनके संस्थापक हैं मानवेंद्र नाथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो ह्यूम दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूम दादाभाई नौरोजी और दिनसा वाचा, और जिन्हें हम शॉर्ट में एओ ह्यूम भी बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर दादाभाई नौरोजी और ह्यूम मतलब ह्यूम एओ ह्यूम का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको दिनसा वाचा को टिक करना होगा। ठीक है, एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो तारिक अनवर सरहद हो जाएंगे, तारिक अनवर और सरहद हो जाएंगे। नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करें तो पीए संगमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कोड निकलेगा वो निकलेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी यानी कि A2 B4 C1 एंड D3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 40 वर्ष। तो अगर बात करें यहाँ पर संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा 25 वर्ष। देखिए इस बार एक दो कैंडिडेट जो है 26 वर्ष के, तो आपने सुना होगा कि यंग है, ये कैंडिडेट यंग है, 26 वर्ष का है, विच मीन्स कि अगर 26 वर्ष का है तो 30 वर्ष उसकी निर्धारित नहीं हो सकती। 30 वर्ष होती तो वो 26 वर्ष का संसद का सदस्य लोकसभा में संसद का सदस्य नहीं बन सकता था, है ना। तो इससे भी थोड़ा सा अगर आप मतलब सोचेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प मार्शल लॉ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। सेकंड, यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। सी, यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। एंड डी, यह मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। कह रहे कौन सा एक जो कथन है वो मार्शल लॉ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगर मार्शल लॉ के बारे में बात करेंगे तो ये आपका सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। मार्शल लॉ यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा तथा संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी बैठकें हुई। ऑप्शन ए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन और कुल 11 बैठकें हुई। बी, 2 साल 18 महीने और 11 दिन तथा 60। सी, 2 साल 13 महीने और 11 दिन तथा 114 बैठकें हुई। डी, 2 साल 11 महीने और 15 दिन तथा 18 बैठकें हुई। तो नॉर्मली इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन तो लगे संविधान को बनने में। अच्छा, इसकी बैठकों के बारे में बात करें तो भारत के संविधान के निर्माण में जो मतलब समय लगा वो तो ठीक है। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। इस अवधि में कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन तथा 11 बैठकें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर BN राव एंड डी SC मुखर्जी। सिंपल है, नॉर्मली जब आप तैयारी करते होते हो तो बहुत बार इसको पढ़ते हो। बात करें तो 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने में डॉक्टर BN राव, जिनका नाम बेनेगल नरसिंह राव, को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और अम्बेडकर के साथ मतलब भ्रमित ना हो, BN राव का मतलब कई बार BR अम्बेडकर सोच लेते हैं, तो ये ना सोचे। तो जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन डॉक्टर BN राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 39 का, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 46 एंड डी अनुच्छेद 48। बात की जाए तो अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अनुच्छेद 43, इस तरीके से सारी चीजें लाइन से दी गई। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया। ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची एंड डी 10वीं अनुसूची। बात करें राज्य भूमि सुधार अधिनियम, बहुत सिंपल है, पहला ही संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 9वीं अनुसूची को जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। ओके, नेक्स्ट कह रहे कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था तथा याचिका समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है वर्ष 1871 तथा 11, बी वर्ष 1954 तथा 15, सी वर्ष 1947 तथा 30 या 30, बी वर्ष 2006 तथा 22। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर वर्ष 1954 तथा 15 जो ईयर है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1954 तथा 15 ईयर्स। ठीक है, याचिका समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 15 होती है। और खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था तो ये 1954 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और कमल नारायण सिंह अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति
यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड ऑप्शन है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में दिया गया। तो यहाँ पर कूट दिया गया ऑप्शन ई केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। अब इनमें से कौन से कथन सत्य हैं वो बताना है। बात करें तो कमल नारायण सिंह सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने कहा कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे कम, इन्होंने इस फैक्ट को पलट दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये तो गलत हो गया। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब ये यहाँ पर 164 यानी 164 दे दिया है, जो कि अपने आप में गलत है। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत ये सब होता है। एंड संविधान के तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमारा गलत है, केवल यहाँ पर सी विच मीन्स कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन केवल थर्ड है, केवल थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि केवल सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम वर्ष 1687-88 में कहाँ स्थापित हुआ तथा गाडगिल समिति का गठन कब किया गया था। अब इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। आपको पता है कि जब से हम उत्तराखंड का पीसीएस सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट पेपर, आपको ज़्यादातर 2 ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर छिपे रहते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं मद्रास तथा 1988, बी बॉम्बे तथा 1986, सी कलकत्ता तथा 1977 एंड डी दिल्ली तथा 1985। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर कि सर्वप्रथम नगर निगम वर्ष 1687-88 में कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो आपका मद्रास में। एंड पूछ रहे गाडगिल समिति का गठन कब किया गया था, तो 1988 यानी कि 1988 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है कि मद्रास तथा 1988। अब आपको लगेगा ये 2 आंसर क्यों हैं, तो 2 इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने पहले पूछा कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो वो मद्रास में हुई थी। उसकी टाइमिंग क्या है, ईयर क्या है, तो 1687 से 88 में। दूसरा जो 1988 दिया है ये गाडगिल समिति की गठन का समय दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका ऑप्शन ए सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था उपलब्ध है। ऑप्शन है नागालैंड, बी असम, सी मेघालय एंड डी मिजोरम। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के, तो उनमें किसी में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। उसके भी अपने कई कारण हैं। अगर बात करें यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यानी कि असम आपको पहले ही मिल गया, तो सभी को छोड़कर सभी राज्यों में है और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। यह प्रणाली 1992 में एक संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अस्तित्व में है। यानी कि पंचायती राज जो भारत में लागू की गई थी वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुई थी। ठीक है, तो असम में पंचायती राज है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और अगर यहीं पर आपको याद रखना है तो यहीं पर आप दिल्ली कर लीजिए। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ऐसी केंद्र शासित एक जगह है जिसमें पंचायती राज नहीं है, अन्य सब में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एंड डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये सारे जो केस हैं, अगर आप वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उनमें से दिए गए अच्छे से पढ़ लेना, इनसे भी क्वेश्चन खूब आते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो 1967 में आया, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएं लगा दी। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य भारतीय कानूनी इतिहास में ऐतिहासिक मामलों में से एक है। इस मामले में कई तरह के सवाल उठे और इसी में संविधान संशोधन को सीमित किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आइवर जेनिंग्स, सी अर्नेस्ट बारकर या डी केसी वियर। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान एक मशीन की तरह है, मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। मतलब ये इन्होंने कथन कहा है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो केसी वियर ने कहा है ये बात कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका, तो ये कथन केसी वियर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अन्य लोगों ने क्या क्या कहा है वो भी दिया। आइवर जेनिंग्स का भी कथन आता है, आप पीसीएस देखोगे, पीसीएस में आया है।
कई अन्य एग्जाम में भी आया है। ठीक है, नीचे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उनको उनकी लोकसभा की सीटों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है बिहार, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड उत्तर प्रदेश एंड डी हरियाणा। तो कह रहे हैं कि उनको उनके सीटों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन से भी आप टैकल कर सकते हो। जब भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश आपका थर्ड नंबर पे है। अब आपको ऑप्शन भी यहाँ पर एक ही मिल रहा है, थर्ड, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि उनको उनकी लोकसभा की सीटों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला जो मतलब शेष राज्य हैं, पहले उत्तर प्रदेश 80 सीटें आ जाएंगी, फिर आपका महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र लेकिन नहीं दिया, 19 सीटें, तमिलनाडु 18 सीटें, पश्चिम बंगाल 16 सीटें, बिहार 16 सीटें, अब यहाँ पर बिहार है 16 सीटें, कर्नाटक 12 सीटें। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखो घटते हुए से बढ़ते में जाना है, तो उत्तराखंड में है 5 सीटें, ओके, हरियाणा में है आपकी फिर 10 सीटें, तो उत्तराखंड फिर हरियाणा, फिर आपका आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ घटते से बढ़ते की तरफ जाना, अगर बढ़ते से घटते आना होता तो उत्तर प्रदेश ही पहले आपका आता। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सीटों की संख्या मैंने बता दी, और जब मैं PDF भेजूंगी तो उससे आप अच्छे से और दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई तथा इसका उद्घाटन कब किया गया था। ऑप्शन है राजस्थान तथा 1959, बी आंध्र प्रदेश तथा 1859, सी गुजरात तथा 1865 एंड डी केरल तथा 1975। बात करें तो राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई, और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को लागू कर लिया या प्रारंभ कर लिया। तो आंसर की बात करें तो आपका राजस्थान 1959 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में समिति हैं और सूची सेकंड में उसके अध्यक्ष हैं। तो अब हमें बताना है कि कौन से समिति के कौन से अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं आवास समिति KM मुंशी, बी संचालन समिति BR अम्बेडकर, सी प्रारूप समिति राजेंद्र प्रसाद एंड डी कार्य संचालन संबंधी समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। तो पहले हमें इनको मिलान करना होगा, फिर इसके बाद में हमें टिक करना होगा, आंसर बताना होगा। ठीक है, तो देखो बात करें आवास समिति की तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो बी पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। संचालन समिति की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति की बात करोगे तो सिंपल है, हर किसी को पता है, BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे। कार्य संचालन संबंधी समिति की बात करें तो KM मुंशी हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो A4, B3, C2 और D1, तो ये आपका ऑप्शन ए ही पहले आ जा रहा है आंसर में, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर टिक कर ले जाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना कब की गई थी तथा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन है 1 जुलाई 1862 तथा हरिलाल जे कानिया, बी 28 जनवरी 1950 तथा MP शास्त्री, सी है 1 मार्च 1862 तथा मेहरचंद महाजन, ND है 1 जुलाई 1962 तथा SR दास। तो बात करें तो हर किसी को पता, अगर डेट आपको नहीं भी याद होगी तो आपको ये तो पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे पहले प्रथम भारत के, वो हरिलाल जे कानिया ही थे। तो हम लोग इतना तो याद ही किए हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के प्रथम वो हरिलाल जे कानिया थे। तो अब जब हरिलाल जे कानिया इसमें ऑप्शन में दिया ही है तो ऑब्वियसली कि 1 जुलाई 1862 ही होगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में एक राजज्ञ द्वारा की गई थी। और भारत को उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इससे पहले 1937 से 1950 तक भारत की संघीय अदालत कार्यरत थी, यानी कि पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो और ये उच्च न्यायालय की स्थापना भी नहीं हुई थी जो आपका कलकत्ता में है, तो इसके पहले जो संघीय अदालत कार्य करती थी वो आपकी 1937 से लेकर 1950 तक उसने ही कार्य किया। ठीक है, आयोग की चीजें समझ में आ गई, तो आंसर आपका 1 जुलाई 1862 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पीपुल्स वार ग्रुप PWG नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। सेकेंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बनाया गया था। थर्ड है कि 1950 में संविधान के प्रारंभ होने के समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। 1976 यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो ये 3 फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कह रहे हैं कि कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकेंड, एंड डी उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं वो हमें बताना है। ठीक है, देखो तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे तो इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। तो आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर 6 क्वेश्चन कम से कम तैयार हो गए। ठीक है, क्योंकि इस वाले फैक्ट से ही 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 29, सी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16, एंड डी बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32। अब इसमें से गलत जो इसमें कथन है या जो एक फैक्ट है वो हमें बताना है। बात करें अगर यहाँ पर हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो वो आर्टिकल 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये 29 नहीं होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29, जो 29 यहाँ दिया है वो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। तो इसलिए यहाँ पर बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1786 का अधिनियम, बी 1793 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, एंड डी 1853 का चार्टर अधिनियम। बात करें 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी। उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, एंड उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा किस अधिनियम के तहत, तो ये 1786 अधिनियम के तहत इसको नियुक्त किया गया। आपको पता है कि इसमें से कई सारी चीजें हुआ करती थी, उन सबको धीरे धीरे खत्म करते करते फिर 1935 का अधिनियम आया, तो कुछ कुछ चीजों को रिमूव करते गए हैं। तो आप इन सारे चार्टर और अधिनियम को जरूर पढ़ते जाइएगा, क्योंकि इनसे बहुत कंफ्यूजन होती है। अब चाय और चीन का व्यापार किस चार्टर के तहत हुआ, बाकी चीज़ों को रिमूव किया गया, और 1857 के रिवोल्ट के बाद में कुछ चीज़ें बदली गई। तो वो सब चीज़ें आपको जब नए नए में आप 1-2 बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज करेंगी, जब कई बार उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे तो वो चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगी। ऐसा मेरे साथ होता था या होता है, तो आपके साथ होता कि नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ। अब नहीं होता क्योंकि अब धीरे धीरे आइडिया उसका लग जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी विजया लक्ष्मी पंडित, एंड डी लीला रॉय। तो अगर यहाँ पर बात करें तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनमें से राजकुमारी अमृत कौर भी थी। आज़ादी के बाद ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तथा पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध नहीं है। अब इसमें से देखो 2 क्वेश्चन है। ऑप्शन है वित्त मंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश, बी प्रधानमंत्री तथा मिजोरम, सी राष्ट्रपति तथा असम, एंड डी लोकसभा अध्यक्ष व तथा मेघालय। ठीक है, तो धन विधेयक को इन्होंने वित्त मंत्री इसलिए दे दिया कंफ्यूजन के लिए, धन विधेयक का संबंध वित्त मंत्री से होगा, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने आंसर दिया है। अगर बात करें यहाँ पर तो केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा विधेयक या एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। एंड इन्होंने दूसरा इसी में पूछा कि पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध नहीं है। तो अगर बात करें तो आपका मेघालय जो है वो इससे संबंधित नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का न्यायालय है और इसके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं, वहां पर मेघालय का राज्य नहीं आता। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा।
अच्छा, अगर बात करें संविधान में धन विधेयक के विषय में व्याख्या किस आर्टिकल के तहत दी गई, तो 110 आर्टिकल के तहत धन विधेयक की भाषा दी गई है, यानी व्याख्या दी गई है। ठीक है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो मैंने कि पहले बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 86, सी अनुच्छेद 123 एंड डी अनुच्छेद 143। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखो संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की है, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं। आर्टिकल आंसर की बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो 123 और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आपका 213। तो ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज्य के विषय में है, जब राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तो वो 223 का प्रयोग करेगा, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 123 के तहत प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया तथा कोएलो केस किस संवैधानिक अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है अमेरिका तथा चौथी अनुसूची, बी फ्रांस तथा छठी अनुसूची, सी इटली तथा 10वीं अनुसूची, एंड डी ऑस्ट्रेलिया तथा 9वीं अनुसूची। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तथा 9वीं अनुसूची। अब देखो यहाँ पर दो चीजों को बहुत ध्यान में रखना। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से है, और इन्होंने पूछा कि प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसलिए आप अमेरिका में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसका विचार आया है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्य है, सूची सेकंड में इनके गठन वर्ष है। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार अध्यक्ष आते हैं, कई बार राज्यों की सीटों के बारे में आता है, कई बार गठन के बारे में आता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान करके पढ़ना है और इनको सही से समझना है। तो अगर बात करें तो तेलंगाना 1956, बी उत्तराखंड 1966, सी हरियाणा 2000 एंड डी कर्नाटक 2014। सबसे पहले तेलंगाना का हर किसी को पता है कि 2014 में इसका गठन हुआ था, है ना। इसके बाद में उत्तराखंड की बात करें तो इसका 2000 में। अब आपको इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है 1956 और 1966 में, लेकिन अगर यहाँ पर आप कूट देखोगे A4 और B3, अब यहाँ पर देखो A4 B3 एक ही ऑप्शन में दिया है ना। जो ये क्वेश्चन है ये एक ही में दिया गया है। C2 बात करना, राज्य जो है 2014 में फॉर्म हुआ, उत्तराखंड को 2002 में बनाया गया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा आपका 1966 हो जाएगा, और कर्नाटक की बात करेंगे तो 1956 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप मिलान करेंगे तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, A4 B3 C2 एंड D1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है। अब यहाँ पर गलत चूंकि बताना है तो ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। सेकेंड, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। अभी इस कथन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थर्ड, भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पर कूट दिया गया ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करें अगर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की, देखो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल, वायु तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मैंने बोला था ना, इस वाले कथन को आपको ध्यान से देखना है। संवैधानिक अधिकार प्रधानमंत्री के पास नहीं है, बल्कि ये आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास होगा। तो चूंकि गलत बताना था तो आपका बी ऑप्शन केवल सेकंड जो है वही गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर देना है, यही इसका सही आंसर होगा। बाकी आपका थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन दोनों ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान तथा उनके स्थान के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत सुमेलित है, वो बताना है हमें। ऑप्शन है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तिरुपति, बी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, सी केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई, एंड डी भारतीय भाषा संस्थान मैसूर। अब इसमें से कौन सा सही नहीं वो बताना है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका तिरुपति में नहीं है बल्कि ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, ये कहाँ पर है तो ये नई दिल्ली में स्थापित है। दूसरी बात करें अगर यहाँ पर हम राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की तो ये आपका राष्ट्रीय संस्कृत जो विद्यापीठ संस्थान आती है ये आपका तिरुपति में, हाँ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये यहाँ पर संस्थान है और जो विद्यापीठ होगा वो आपका तिरुपति में होगा ना कि नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आपका नई दिल्ली में होगा ना कि तिरुपति में। तो आंसर आपका यहाँ पर ए सही सुमेलित नहीं था, वही हमें आंसर बताना है। बाकी आपका भारतीय भाषा संस्थान मैसूर और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ये आपके सही सुमेलित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन कि किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया तथा कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको पता है कि जो भाषाएं हैं वो राज्य की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, लेकिन इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश तथा उर्दू, बी मध्य प्रदेश तथा मैथिली, सी उत्तराखंड तथा राजस्थानी, एंड डी छत्तीसगढ़ तथा संथाली। अब आपको बताना है तो संस्कृत किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है बल्कि उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी उत्तराखंड प्लस राजस्थानी। ये उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है, पहली भाषा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। अब यहाँ पर अंग नहीं है पूछ रहे हैं, तथा भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है वित्त आयोग तथा राष्ट्रपति, बी योजना आयोग तथा राज्य के राज्यपाल, सी निर्वाचन आयोग तथा उपराष्ट्रपति, एंड अंतर्राज्यीय परिषद तथा न्यायाधीश। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम तो योजना आयोग तथा राज्य के राज्यपाल, योजना आयोग बी ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, योजना आयोग तथा राज्य के राज्यपाल। यही योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग आपका आ गया है, पता होगा। तो फिलहाल ये संविधान का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, बी सीमा शुल्क किसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है, सी शोधन अक्षमता और दिवाला, एंड डी माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। आपको पता है संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची एंड समवर्ती सूची, है ना, हम पढ़ते ही हैं संविधान में। तो बात करें तो शोधन अक्षमता और दिवाला ये आपका जो समवर्ती सूची से संबंधित विकल्प है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका शोधन अक्षमता और दिवाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाँ, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। संघ सूची से संबंधित विषय हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सीमा शुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है। राज्य सूची से संबंधित विषय की बात करें तो जीव जंतुओं और नौकाओं पर जो कर लगता है वो आपका राज्य सूची से संबंधित है। चले तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हमें यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। अगर बात करें यहाँ पर हम तो उपयुक्त में से भी कोई भी नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलहाल आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी हुकुम सिंह, सी बी जाखड़, एंड डी के एस हेगड़े। तो अगर बात करें तो वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष
जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा बिहार के राज्यपाल के पद का भी कार्यभार संभाला। ऑप्शन ए जयराम दास दौलतराम, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जरूर याद रखना चाहिए और ये क्वेश्चन में आए हुए हैं। ओके। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन है आर्टिकल 43, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 48A एंड डी आर्टिकल 50। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये आपका 43 से संबंधित है। बात करेंगे तो बी हो जाएगा आपका 44। 50 का तो राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात हुई है, ये बहुत सिंपल है। 48 की बात करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48 से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया वो आपका 44 से संबंधित है। ठीक है। तो यूसीसी की बात भी 44 में ही की गई है, तो वैसे भी आपको इसमें आइडिया लग गया होगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन है लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 15, बी लोकसभा में 7 तथा राज्यसभा में 15, सी लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 7 एंड डी लोकसभा में 12 तथा राज्यसभा में 10। कह रहे सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 7 या 15 हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 7। ठीक है। और भी चीज़ें दी गई हैं, खाली सरकारी उपक्रम नहीं, कई सारी कमेटी, कई सारे उपक्रम संबंधी चीज़ें दी गई, लोक लेखा समिति के बारे में भी दिया गया, तो वो आप अच्छे से पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था तथा यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव के भीतर हो जाने चाहिए। मतलब यहाँ पर डैश देना चाहिए था, तो क्वेश्चन अच्छे से बनता है कि कितने समय के भीतर हो जाने चाहिए। बात करें तो ऑप्शन है सत्यपाल मलिक तथा 5 माह, बी मनोज सिन्हा तथा 3 माह, सी राधाकृष्ण माथुर तथा 1 माह एंड डी गिरीश चंद्र मुर्मू तथा 6 माह। तो बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता तो उसके चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। तो अब इसलिए कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे भी जो उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश अनुच्छेद 351, बी राज्य की राजभाषा अथवा भाषा अनुच्छेद 344, सी शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा अनुच्छेद 350 एंड डी भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम बनाने या करने के लिए विशेष जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 349 के तहत। तो अब बताना है यहाँ पर करें इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बात करें बी राज्य की राजभाषा अथवा भाषा, तो वो आर्टिकल 344 नहीं है बल्कि 345 हो जाएगा 3। ठीक है। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की बात करेंगे तो वो 344 से संबंधित है। ये आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा तो हमें गलत बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय के लिए रोक सकती है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन है 14 दिन तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी 45 दिन तथा अधिकार परीक्षा, सी 3 माह तथा प्रतिषेध एंड डी 6 माह तथा परमादेश। सबसे पहली बात तो राज्यसभा कभी भी धन विधेयक पे अपनी ज़्यादा पावर रखती ही नहीं है। ज़्यादा क्या पावर नहीं रखती, सिर्फ वो इतना कि वो इसे 14 दिन तक रोक सकती है, इसके बाद उसे देना ही होगा, इससे ज़्यादा उसके पास पावर नहीं है। तो 14 दिन आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, बी देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, सी विधि के समक्ष समानता एंड डी चुनाव लड़ने का अधिकार। तो बात करें अगर यहाँ पर हम तो विधि के समक्ष समानता की बात करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपको एक अधिकार है जो भारत में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो उपलब्ध हैं, बाकी उनमें से कुछ भारतीयों के लिए और कुछ जो विदेशी हैं, दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, यह कथन किसने कहा था। मैंने पहले ही बताया था कि कथन के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन है वीटी कृष्णमाचारी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर एंड डी एन ए पालकीवाला। तो बात करें प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अब इसी में से और भी कथन है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, या कुछ कुछ चीजें हैं ना, तो वो आपको पढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है रतन वाटल समिति, बी ढेबर समिति, सी पुंछी समिति एंड डी बीमल जालान समिति। भारत सरकार ने 2 दशक पूर्व सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक समिति या एक अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो अब जब पुंछी नाम सुन लिया तो फिर पुंछी समिति, यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा से कथन गलत है। अब चूंकि यहाँ पर फिर से गलत पूछा है तो ध्यान रखना है, पहले ही इसको ऐसे टिक कर लिया करो। ऑप्शन है इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों अधिकारों का विभाजन किया गया, बी इसके तहत मतदान के अधिकार का विस्तार किया गया, थर्ड इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार नहीं किया गया। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताना कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखो इसने समाज के अधिक वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। इन्होंने बोला कि विस्तार नहीं किया बल्कि जबकि विस्तार किया गया था। तो चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत निम्नलिखित में से किस वर्ष संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। ऑप्शन है वर्ष 1985, बी वर्ष 1990, सी वर्ष 1995 एंड डी वर्ष 1999 यानी 1999। तो संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने हेतु अधिकृत करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1985, विच मीन्स कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है वो बताना। ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 को संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव द्वारा मसौदा समिति का गठन किया गया था। सेकंड करें कि 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया। थर्ड है 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा 27 नवंबर 2017 को की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है केवल फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। तो बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं कि उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 3rd है। फर्स्ट और सेकंड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और आप लोगों को अगर आंसर की PDF चाहिए तो आप @resource UPPSC को टेलीग्राम पर सर्च कर लो और उसे वहाँ से ज्वाइन कर लो, तो आपको आंसर की PDF वहाँ पर समय समय से मिल जाती है। और आपको UPPCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100+ टेस्ट पेपर हमारे अपलोड है, GS के प्लस UP स्पेशल के भी हैं, CSAT के भी हैं। तो उनको आप ज्वाइन कर लोगे तो आप अगर PCS की तैयारी करो तो वो आपको आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो दोनों चैनल टेलीग्राम प्लस यूट्यूब ज्वाइन कर लो और अपना देखते जाओ। ना कोई पैसा है ना कोई फीस लगी है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एटलीस्ट इतना तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।